Hello students, I am Vivek Wankade and we are studying statistics for economics. Today we are going to start our new chapter, that is presentation of data. Now till the last video we have covered the organization of data. After organizing a data in a particular classes or classifying into categories, then we need a very strong presentation for that particular data. मतलब आपने जब डेटा कलेक्ट किया था तब वो रॉ था, अब उस रॉ डेटा को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपने उसको क्लासेस में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन इस डिवीजन के बाद प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहते हैं ना कि जब एक चीज एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना होता है। मतलब हम इसको एज ए टेंशन लेते हैं, बट ये नॉर्मल काम है कि जब आपने एक चीज रिजॉल्व कर ली तो अब आपको दूसरी चीज की तरफ बढ़ना। सो प्रेजेंटेशन इज द वेरी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, so now what is this presentation of data? presentation वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। हम लोग तैयार होते हैं, ग्रूम करते हैं, बाहर जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। एट टाइम्स सी मेनी पीपल दे डू नॉट क्लीन देयर नेल्स बिकॉज कि वो हाइजीन के लिए अच्छा होता है, दे क्लीन देयर नेल्स बिकॉज कि वो प्रेजेंटेबल नहीं लगता। ओके, सो मेनी ऑफ द थिंग्स यू डू इन योर डेली लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन। जब भी आप कभी सेल्फी वगैरह कुछ ले रहे होते हो, देन यू थिंक कि अरे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है क्या, फोटो खींचने के बाद यू सी कि अरे नहीं नहीं आपका तो मम्मी चेहरा ऐसा आ गया, पापा आपका ड्रेस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, शर्ट ओके कर लो, बटन लगा लो। मतलब ये प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। तो ये डे टू डे एक्टिविटी में आप एनीवेज करते हैं, यू एक्चुअली डू इट इन योर डे टू डे लाइफ। सो नॉट ओनली एक इवन छोटा सा बच्चा भी जो रहता है ना, वो बच्चा भी कई बार जैसा प्रेजेंट करना है वो अपने हिसाब से बराबर प्रेजेंट करता है, जिससे उसको पता लग जाए कि हाँ ये मेरी बात मानेंगे, तो वो वैसे ही आपके सामने प्रेजेंट करेगा। थोड़ा शायद रोने का नाटक करेगा, कुछ करेगा, मतलब ये सब कुछ करके वो कोशिश करता है कि अपना पर्पस मीट हो जाए। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की थोड़ी थ्योरी देखिए। इस एग्जीबिशन ऑफ डेटा, एग्जीबिशन, ठीक है, डेटा का एग्जीबिशन, बिकॉज आपने डेटा कलेक्ट करके कैटेगराइज करके रखा नहीं है कहीं भी, यू आर गोइंग टू एग्जिबिट इट। Exhibition of data in such a clear and attractive manner. It should be clear and attractive. Why clear? Clear इसलिए कि there should not be any ambiguity or any confusion while reading or studying the data. इसलिए clear होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या, ये तो उसमें भी था, ये तो ऐसा भी है, समझ नहीं आ रहा कि इसका कौन सा क्लासिफिकेशन है, क्या कैटेगराइजेशन है। Should be clear. Why it says attractive? अट्रैक्टिव इसलिए ताकि वो डेटा जो रीडर है या जो भी व्यूअर है उस डेटा का, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। आपने देखा कई सारे वीडियोस आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अपलोड जैसे होते हैं, उसमें क्लैरिटी चाहे हो ना हो, कई बार अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कुछ कुछ थंबनेल ऐसे डाले होते हैं कि वो आप जो वीडियो नीचे स्लाइड करते हैं ना, तो स्क्रीन पे जो दिखता है आप उसको देख के क्लिक करते हैं, और फिर आप अंदर जाते हो तो आपको कई बार पता लगता है कि अरे यार हम तो जो देख के गए थे वो तो वहां पे है ही नहीं। सो व्हाई दैट थंबनेल वाज गिवन? ऐसा थंबनेल क्यों दिया गया जो वीडियो में था ही नहीं? वो टू मेक इट अट्रैक्टिव, बिकॉज दे रीड योर माइंड, दे नो व्हाट यू आर गोइंग टू क्लिक, तो वो वही चीज वहां पे देते, तो इट इज अट्रैक्टिव। क्लियर मीन्स समथिंग विच हैज अ क्लैरिटी, जिसमें कंफ्यूजन ना हो कि भाई क्या बात आप कह रहे हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। तो डेटा जो है इसको इस टाइप से एग्जिबिट करना है कि दैट इट हैज टू बी क्लियर एंड अट्रैक्टिव। क्यों ऐसा, क्यों? सो दैट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज। अंडरस्टूड एंड एनालाइज, जैसे यूजुअली हम ये जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वीके ओरी से पढ़ रहे हैं, मतलब मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। तो वीके ओरी बुक मैंने क्यों प्रेफर की थी इनिशियली? क्योंकि उसमें ना वो कलरिंग वगैरह था, थोड़ा सा डायग्राम्स वगैरह, प्रेजेंटेशन वैसा था, इसलिए मुझे वो पढ़ने में अच्छा लगता था। मतलब मैं बोर ना हो जाऊं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि काफी बार सेम चीज देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उसका प्रेजेंटेशन ही कुछ इस तरीके का था। 99% आप कोई भी किताब स्टैटिस्टिक्स की उठा लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कोई भी किताब आप उठा लो, इफ इट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिलेबस, इट विल हैव सिमिलर थिंग्स, इट विल हैव सिमिलर पॉइंट्स, सब कुछ सेम होता है। तो लेकिन फिर एक किताब दूसरी किताब से डिफर कैसे करेगी? वो डिफर करेगी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, द वे इट इज प्रेजेंटेड। तो वो प्रेजेंटेशन एट टाइम्स वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे रीड करना, या तो कोई ऐसा कंटेंट हो कि जो पता नहीं बस इसी ने लिख दिया, अब तो और कोई लिख नहीं सकता, ऐसा तो कुछ है नहीं। इट्स अ वेरी कॉमन syllabus and it's a very common concept, so it has nothing to do with any specific thing कि नहीं ये तो ऐसे ही बताएंगे, वो सभी के लिए कॉमन है। उसको अट्रैक्टिव इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो एक तो जब पसंद आती है ना कोई
जब अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज की तरफ तो फिर वो चीज में मन लग जाता है आपका. तो when you get attracted तो you spend more time with that particular book. So it's same like when you get attracted towards certain friends. कुछ फ्रेंड्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हो तो फिर आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो बिकॉज दैट बिकम्स अ ग्रुप. देन ग्रेजुअली कैरी फॉरवर्ड आप उनसे बातें शेयर करते हो बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट स्टार्टेड एट अट्रैक्शन. सो डेटा का भी सेम. यदि डेटा की तरफ अट्रैक्शन आया देन द व्यूअर और द रीडर मे टेक इंटरेस्ट इन दैट. यू नो दिस गोलू भाई इज टेलिंग दैट बहुत सारे बिजनेसेस और फिल्म्स काफी प्रेजेंटेशन की वजह से ही गड़बड़ हो जाती है. वो उस टाइप का प्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट स्ट्रॉन्ग स्टोरीज लेकिन फेल हो गए. तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अभी आप जस्ट सी आई एम टीचिंग दिस इकोनॉमिक्स. मैं ऐसा व्हाइट बोर्ड पे ऐसा लिख के ऐसा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ध्यान रखता हूँ लिखने का. अदरवाइज अभी यही बढ़िया सा स्मार्ट स्क्रीन होता और इसके ऊपर बहुत बढ़िया कुछ भी इमेजेस वगैरह डालते हैं तो कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि शायद वो जो बात समझा रहे हैं वो बात समझाने का तरीका उतना इजी ना हो, लैंग्वेज भी हमारे सिर पे से जा रहा है. See, when I speak in English and when I tell my students the entire concept in English, काफी सारे बच्चे ऐसे बैठे. Because see, English, Hindi और संस्कृत और whatever the language say they speak in India, it is just a medium of communication. Importance is of concept. ठीक है? ये obvious बात है कि यदि आपको मेरी लैंग्वेज नहीं आती तो आप मेरा पढ़ाया हुआ कैसे समझेंगे, चाहे कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा. लेकिन लैंग्वेज यदि फिजिबल नहीं है तो फिर वो नहीं समझ पाएंगे. बट देन प्रेजेंटेशन इज द की. एट टाइम्स प्रेजेंटेशन किसी भी चीज का इट मैटर्स. सो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप कभी एग्जाम में आंसर्स लिखो, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स से एक ही चीज कहता हूँ, सीक्वेंस वगैरह तो ठीक है वो अपने मन से करते हैं बच्चे, लेकिन आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि जो भी कर रहे हो थोड़ा साफ सुथरा करो, क्लियर. ठीक है? और कभी कभी मार्क्स स्कोर करने के लिए यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वहां पे उसको घुमाने के लिए कई बार आपको क्राउड करना पड़ता है. वो एक अलग चीज है, वो एग्जाम की टेक्निक है. लेकिन जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा. इफ यू डू नॉट हैव दैट गुड हैंडराइटिंग देन एटलीस्ट राइट वर्ड्स एट अ बिट डिस्टेंस. थोड़ा सा लाइन वगैरह खींच के बराबर इधर लिखना, इधर हेडिंग इधर. ये यदि आप थोड़ा ठीक से करते हैं तो आपकी खराब हैंडराइटिंग भी रीडिंग करने में इतना डिफिकल्ट नहीं जाता. वैसे तो 11th क्लास में सुधार ही लेनी चाहिए राइटिंग, यदि खराब है तो. चलो ज्ञान ज्यादा हो गया. क्लासरूम स्टाइल का मतलब इमोशनली हो जाता है, ये भूल जाते हैं कि यूट्यूब चल रहा है. ओके, इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज. सो इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, इसीलिए प्रेजेंटेशन जरूरी है, अच्छा प्रेजेंटेशन. ओके, ना ये इसकी कुछ फॉर्म्स. डेटा को कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं तो एक होता है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, एक होता है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन. टैब्यूलर मतलब टेबल हो गए, आप समझ गए. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिक बोले तो डायग्राम या ग्राफ या फिर कोई पाई चार्ट या फिर ऐसा कुछ जो इमेज देख के आपको समझ आए. सो दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ओके, आजकल इमेज किसी भी चीज की आती है. ठीक है, मतलब टेबल बनाया उसकी इमेज लेनी तो बोले सर ये डायग्राम है क्या? नहीं, वो दिख रहा है जो टेबल है. डायग्राम मतलब डायग्राम ही होता है. तो पर्टिकुलर कोई ग्राफ है, कोई पाई चार्ट है या फिर कोई लाइन ग्राफ है या फिर और कुछ तरीके का पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जो कि डायग्रामेटिक है, तो वो अलग, टैब्यूलर अलग. ओके, सो दिस टेक्स्ट. नाउ वी विल स्टार्ट विद द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. देन टैब्यूलर वी विल ग्रेजुअली cover in next video and then we will move on to diagram. So first is textual presentation. Now what is textual presentation? टेक्स्ट नाम नहीं दिया, टेक्सचुअल. टेक्स्ट मतलब जो थ्योरी या टेक्स्ट लिखा है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ऐसा कुछ जो लाइन पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ. तो पूरा जो स्टेटमेंट, जैसे कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो न्यूज़पेपर में आप कोई न्यूज रीड कर रहे हो, वो न्यूज के साथ साथ नंबर्स भी दिए कि हाँ ये बस यहाँ से वहां जा रही थी और उस बस के अंदर यात्री जो है इसकी यात्रा करने जा रहे थे और वो बस एक आने वाले ऑयल ट्रक जिसके अंदर की 20% ऑफ इतना ऑयल था और वो उससे टकरा गया और उसमें 32 लोगों की इंजुरी हो गई है और ऐसा. तो ये जो डेटा इन्होंने पूरे टेक्स्ट के बीच बीच में डेटा डाल दिया ना, ये है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. इस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. ओके, तो देखिए क्या है. डेटा आर पार्ट ऑफ टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन. उस पूरे डिस्क्रिप्शन का, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, उस पूरे डिस्क्रिप्शन का ही पार्ट है डेटा. डेटा अलग से रखा नहीं गया, वो पूरा पैसेज है या पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का या उस लाइन का
उस स्टेटमेंट का पार्ट है दैट डेटा. ओके, इट इज नॉट सेपरेटली प्रेजेंट. सो अब क्या है, जब वो टेक्स्ट है, आप पैसेज सॉल्व करते हैं, पैसेज के अंदर यदि वो डेटा दिया है तो आपको पैसेज से रीड तो करना पड़ेगा ना. 50% देख के थोड़ी समझ जाओगे आप किस बारे में बात कर रहे हैं. रीड तो करना पड़ेगा कि एक्चुअली बात क्या हो रही है. सो इट्स कॉमन व्हेन डेटा इज नॉट लार्ज. बहुत सारा डेटा प्रेजेंट करना है तो फिर उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखते या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा डेटा आप रीड कैसे करोगे. सी, रीडिंग इज गुड, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, लेकिन व्हाट टू रीड एंड व्हेन टू रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप कह रहे कि वाह यार हम एग्जाम देने के लिए बैठे हैं और एग्जाम का पेपर क्या बढ़िया पेपर है, पढ़ते हैं आप, चलो आज तो मेरा पढ़ने का मन नहीं. आप खो नहीं सकते ना वहां पे. पैसेज सॉल्व करते हुए इंग्लिश के टीचर्स कई बार ये सजेशन भी देते हैं कि पैसेज सॉल्व करने में पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद पैसेज स्टार्ट करो. हो सकता है आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही ना पड़े और आप क्वेश्चन से इमीडिएटली पैसेज में से वो पार्ट निकाल पाए. जैसे आपको दिया है कि पैराग्राफ 4 में एक वर्ड है, उसका मीनिंग बताना. then why what is the need to read first, second, third, fifth, sixth paragraph when it is clearly mentioned कि fourth वाला paragraph. ये बहुत important. So when data is too large, बहुत सारा डेटा प्रेजेंट करना है तो फिर उसके लिए टेक्सचुअल यूज नहीं करते, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा उसको, और वो लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पढ़ना पड़ेगा. जो पढ़ने वाला है फिर वो यदि बोर हो गया तो वो डेटा में इंटरेस्ट नहीं है, और डेटा से जितना मीनिंग वो निकाल सकता है उतना मीनिंग वो नहीं निकाल. तो ये चीज. देन इट इज सुटेबल व्हेन क्वांटिटी ऑफ डेटा इज स्मॉल. ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, मतलब व्हेन द डेटा इज नॉट लार्ज और व्हेन द डेटा इज स्मॉल. तो जब क्वांटिटी ऑफ डेटा स्मॉल होगी तब ये डेटा सुटेबल. अब ये क्या लिखने का तरीका, इसलिए बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर लिखने के लिए बहुत कुछ होता नहीं. यदि आप कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करें तो 2-3 पॉइंट में सब हो जाता है, बट एट टाइम्स यू नीड टू एक्सटेंड द आंसर. तो थोड़ा सा लाइंस में आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आप ज्यादा लिख पाएंगे. देन हाँ, बट इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए जो मेरे वीडियोस हैं आप उसके स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो और वही पॉइंट्स भी आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दो, तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे. डेटा यूज्ड एज एविडेंस. डेटा इज यूज्ड एज एविडेंस. अब कैसा है कि कोई डिटेल दे रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं किसी न्यूज के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, और उसमें यदि आपने थोड़ा सा डेटा ऐड कर दिया उस डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट में, पैराग्राफ में यदि आपने डेटा ऐड कर दिया तो दैट विल गिव द रीडर अ सेंस कि भैया ये इन्होंने कुछ प्रूफ दिया, क्योंकि इन्होंने कुछ स्टडी किया होगा, इन्होंने कुछ कहीं से पता किया होगा, तब इन्होंने कुछ प्रूफ दिया. वो नंबर का यूज करने से फायदा होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ कार्स स्काई रॉकेट. कार का प्राइस बहुत भयंकर स्काई रॉकेट हो, तो कार प्राइस ऑफ कार्स इंक्रीज बाय 20%. बहुत बढ़ गया, 20% से बढ़ा. तो 20% में मैं सोच भी पा रहा हूँ कि 20% क्या होगा, तो 20% काफी ज्यादा है, मुझे समझ में भी आ रहा है. इसका मतलब 10 लाख की जो कार है वो 12 लाख की होगी. ओके, सो वो इंक्रीज हो गया. ये स्काई रॉकेटिंग. तो स्काई रॉकेट तो कुछ भी फिर हो सकता है, तो 10 लाख की कार 11 में दे दो यार, वो भी स्काई रॉकेट हो सकता है. ये या स्क्वायर रॉकेट का कोई मतलब समझ लीजिए यार, पता नहीं 10 लाख की कार 30 लाख की बिक रही. तो ये इसीलिए उसको जब आप नंबर देते हो तो इट वर्क्स एज अ एविडेंस. रीड करने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ, ही हैज डन सम रिसर्च, सम स्टडी, एंड बेस्ड ऑन दैट एक टेंजिबिलिटी मिलती है. आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, यदि वो आपको दिख नहीं रहा है कि वो कैसा होगा, क्या होगा, तो उसके लिए वर्क करने का, एफर्ट करने का आपको उतना मजा नहीं आता. लेकिन जब वो गोल या ड्रीम आपको दिख रहा होता है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या है, मतलब कैसे अचीव करेंगे. वो आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी ना, मिल्खा सिंह, वो पहले जब प्रेयर करता है रेस स्टार्ट होने के पहले, तो ही इमेजिन्स द एंटायर ट्रैक. तो वो खुद ट्रैक इमेजिन करता है कहां से कैसे दौड़ना है, तो दैट गिव्स हिम दैट मोटिवेशन कि वो ये कर सकता है. सो इसीलिए उसको न्यूमेरिकली देने का मतलब है कि थोड़ी टेंजिबिलिटी भी मिल गई एंड इट वर्क्स एज अ एविडेंस कि हाँ देखो ऐसा है न्यूमेरिकली. और डेफिनेटली अभी 20% यदि किसी ने निकाला है तो वो कहीं ना कहीं से उसने स्टडी करके निकाला हो. इट कैन बी क्लेम्ड बैक. ओके, इसलिए कई बार जो गलत क्लेम्स होते हैं कंपनी उनको वापस ले लेती है, बिकॉज इट कैन बी क्लेम दैट हाउ डिड यू नो कि 20% बढ़ा ऐसा. ओके, बट इसमें तो कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें तो ना कोई एविडेंस है ना कोई रिसर्च है, सीधा सीधा लिख दिया, आप बड़े खराब हो. अब ऐसा बोलने वाले तो बहुत है,
तुम बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अब वो क्यों बेकार है उसको थोड़ा लॉजिकली प्रूव कर दे तो पता लगे, वरना ठीक है फिर किसी एक के लिए कोई दूसरा बेकार तो हो ही सकता है। सो दैट वर्क्स एज अ एविडेंस। ओके, देन नीड टू रीड द, ये ड्रॉबैक, नीड टू रीड द एंटायर। आपको नंबर देख के समझो 20% नहीं समझ आया, इंक्रीज बाय 20% नहीं समझ आया, कार्स इंक्रीज बाय 20% नहीं समझ आया, प्राइस ऑफ कार्स इंक्रीज बाय 20% मतलब प्रोडक्शन भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्स इंक्रीज बाय 20%। तो इतना पढ़ के भी नहीं समझ आएगा, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा तब ही समझ आएगा कि ये क्या है। इसलिए जब भी कभी टेक्सचुअल फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्सप्लेनेशन लिखे जाते हैं तो यू हैव टू रीड द एंटायर टेक्स्ट। दिस इज अ ड्रॉबैक। ओके, देन पिक्चर्स और ग्राफ्स कैन बी अंडरस्टूड एट अ ग्लांस। एक झलक से आप इमेज देख के या ग्राफ देख के पता कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के मामले में आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। जब बड़ा स्टडी होता है, जब कंपैरिजंस होते हैं, एक मिनट जरा स्वच्छ भारत चला जाए। कुछ सिटीज में पहले से ही ये स्वच्छ भारत अभियान काफी पहले से चलता था, लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो गया है जिसका मतलब आवाज सुनते ही आप अपना डस्टबिन वगैरह लेके पहुंच जाओ। और इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड टेक इट सीरियसली। कि आवाज आती है यू शुड गो एंड पुट द डस्ट देयर इटसेल्फ। ठीक है, सो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव एंड स्टार्टेड एंड डेल्ट वेरी नाइस। सो चलो स्वच्छ भारत मिशन। सी वेयर वर वी वर हियर की पिक्चर्स और ग्राफ जो है, जो भी पिक्चर्स या ग्राफ है वो एट ए ग्लांस, मतलब आपने एक बार इमेज देखी, आपने देखा ग्राफ ऊपर जा रहा है, कार्स का है, कार प्राइसेस, ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब आप समझ गए, एक झलक में समझ गए कि कार के प्राइस बढ़ रहे। ये फ्रीडम आपको टेक्सचुअल डेटा के साथ नहीं होती। जब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है टेक्स्ट बेस्ड या डिस्क्रिप्टिव, तब आपको पूरा रीड करना है। देन ये वास्ट स्टडी और कंपैरिजंस पोस्ट ट्रबल्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी बड़ी स्टडी होती है, वास्ट स्टडी होती है, या कंपैरिजन करना है आपको से दो देशों के बीच में या आपको दो इंडस्ट्रीज के बीच में, कंपनीज के बीच में, तो पूरा का पूरा डेटा डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो कंपैरिजन बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे आप ये वाला डेटा का प्रेजेंटेशन का जो फॉर्म है वो नहीं यूज कर पाएंगे। तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए फॉर्म ऐसा चाहिए जो कंपैरिजन के लिए इजी हो। पूरा थ्योरी रीड करो, फिर उसको वहां से रीड करो, फिर ये इसको कंपेयर करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इट बिकम्स इरिटेटिंग एट टाइम्स। ओके, सो व्हेनेवर द स्टडी इज वास्ट और व्हेनेवर द कंपैरिजन हैज टू बी डन एट अ mass level, at that time this kind of presentation creates a trouble. Okay, so now this is the drawback, that you need to read the entire text, whereas whenever you see a picture or something, immediately you get a view of it. Okay, what he is trying to say, but then you have to go to the left and rather this, so this image itself will indicate that you have to go this side, but then you have to read the entire text. So whenever the data is vast or the comparisons are bigger, then it becomes very difficult to compare based on the descriptive data. Okay, so this was the first presentation type. ये हमारे पहले फॉर्म्स में से एक था टेक्सचुअल डेटा, और ये सबसे छोटा भी था। ओके, इसके बाद जो टैबुलर आएगा और डायग्रामेटिक, ये ग्रेजुअली दोनों बड़े, टैबुलर पहले बड़ा है और डायग्रामेटिक उससे भी ज्यादा। बट देन इंटरेस्टिंग है, टेबल्स आप बचपन से बनाते हैं, ग्राफ्स वगैरह आप पहले से ही बना रहे हो, सो आपको पता है कि मेजर चीजें क्या है, थोड़ा बहुत उसको भी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, अदरवाइज तो उसमें पढ़ने का बहुत कुछ। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी टैबुलर प्रेजेंटेशन। थैंक यू।